नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज सिनेमैटिक यूनिवर्स में। आज हम 2024 में आई डिस्टेंट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें स्पेस में एक बहुत बड़ी माइनिंग शिप दिखाई जाती है जो दूसरे प्लानेट से अर्थ के लिए रिसोर्सेस इकट्ठे करने के लिए जा रही थी। शिप के अंदर सभी इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट अपने अपने स्लीपिंग पॉट में सोए हुए थे। स्पेसशिप ठीक अपने रास्ते पर थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही स्पेस में मौजूद बहुत से मेट्राइड स्पेसशिप से टकरा गए। मेट्रो ईस का साइज बहुत बड़ा था, जिससे इस माइनिंग शिप को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। अभी इसके पॉट स्पेसशिप से छूटकर इमरजेंसी लैंडिंग करने लगे और ऐसे ही एक स्पॉट में हमें एंडेडी को दिखाया गया। वो हाइबरनेशन ट्रक्स की वजह से सो रहा था, लेकिन स्पेसशिप के खतरे में आते ही उसका एआई उसे जगाता है और उसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करता है। उसकी सूट की ऑक्सीजन फुल करता है, जिसके बाद एआई के ही रोबोटिक आर्म्स उसे एक अजीब सा सूट पहना देते हैं। एंडेडी के पॉड से बाहर देखा गया तो एंडेडी जैसे बहुत से और स्केप पॉड्स तेजी से किसी दूसरे प्लेनेट पर लैंड कर रहे थे, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा न होने की वजह से कई बॉट उस प्लेनेट पर लैंड करने से पहले ही ब्लास्ट हो जाते और उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स मारे जाते हैं। इन्हीं सभी पॉट्स के साथ एंटी का पॉट भी इसी प्लानेट के पहाड़ी इलाके पर क्रैश लैंड करता है। क्रैश लैंडिंग की वजह से एंडेडी अपने पॉट में ही बेहोश हो गया और उसे होश आया अपनी फैमिली की याद से। एंडेडी के होश में आते ही एडिगा एआई उसे फौरन इस पॉट से निकल जाने को कहता है, लेकिन पॉट में खराबी की वजह से वहां की सारी ओपनिंग जाम हो गई थी। एंडेडी ने जब अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट्स देखे तो उसमें फ्लेयर गन भी नहीं थी, क्योंकि एंडेडी एक छोटा इंजीनियर था और उनकी सभी फ्लेयर गन सीनियर्स को दी थी। वो अकल लड़ा आता है यहाँ और अपने पास पड़ी हुई एक हथौड़ी टाइप किसी चीज से अपने पॉट की विंडो तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के टूटे हुए कांच ने उसके सूट को डैमेज करना शुरू कर दिया था, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी थी। फरन उसने अंदर आकर अपने सूट को सील किया और तभी उसके एआई ने उसे बताया कि तुम्हारा पॉट जलने लगा है, जान बचानी है तो जल्दी इसमें से बाहर निकलो। बिना एक भी मिनट साय किए वो अब पॉट से बाहर निकल ही आया, जिसके बाद उसका पोट तबाह हो गया। अचानक उसे आसमान में आग भी चलती हुई दिखाई दी। हवा में उड़ती हुई ये आग उसी की तबाह हुई स्पेसशिप थी जो इसी प्लानेट पर आके गिर जाती है। उसके गिरने की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है, जिसकी लहर ने एंडेडी को भी उठाकर कई किलोमीटर यहाँ से दूर फेंक दिया था। इस सब के बाद जब एंडेडी को होश आया तो एंडेडी ने अपनी एआर से पूछा कि वो इस टाइम कहाँ है। उसका एआई बताता है कि वह एक अनंत जगह पर है, एक ऐसे प्लेनेट पर है जिसे अभी किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया। एंडेडी जब बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछता है तो उसके बारे में भी अब एआई को कुछ पता नहीं था, क्योंकि सभी उससे काफी दूर थे। नाचार वो यहाँ बैठने वाला था कि उसे कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। जिस रोशनी की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया, रास्ते में उसे उसकी शिप भी दिखाई दी जो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। वो इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसने सिर्फ शिप को ही इग्नोर नहीं किया, बल्कि शिप के ऊपर अजीब किसी के पंजों के और खूनों के निशानों को भी इग्नोर कर दिया था, जो उसके लिए खतरा साबित हो सकते थे। लाइट के पास उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वहां पर उसी रात का एक और सर्वाइवर मौजूद था जो भी एंडी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। अब इस एस्ट्रोनॉट का ख्याल था कि इन दोनों के अलावा कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। दिवेन इनकी शिप के कम्युनिकेशन सेंटर में काम करता था और उसे अर्थ पे सिग्नल भेजना बहुत अच्छे से आते थे। उसने अर्थ पे सिग्नल भेजने के लिए यहाँ पर एक सेटअप भी लगा लिया था। वो एंडी को बताता है कि यहाँ से अर्थ तक एक पैगाम जाने में भी पूरे 8 माह लग जाएंगे और अर्थ से यहाँ तक कोई भी इमरजेंसी शिप आने के लिए पूरे 2 साल का वक्त लगेगा। लगभग 9 साल इन्हें यही कर सरवाइव करना होगा और फिर कहीं जाकर उम्मीद बनेगी वापस अर्थ पर जाने की। ये सुनकर एंडेडी तो बस उदास ही हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग नहीं जा पाएंगे वापस। तब दिवन उसे हौसला देता है और कहता है कि अपने अंदर उम्मीद की किरण जलाए रखो, हम जरूर वापस जाएंगे। एंडेडी पूछ है हम सरवाइव कैसे करेंगे। जवाब में दिवन कहता है जितने भी लोग यहाँ पर मरे हैं हम उनके गोश्त पे पूरे 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी काफी ज्यादा है और ऐसे में डेड बॉडीज खराब भी नहीं होंगी। ना चाहते हुए भी एंडेडी को उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एंडी का पाँव एक वायर में फंसता है और वायर इक्विपमेंट से उतर जाते हैं, जिसे लगाने के लिए एंडेडी पीछे मुड़ जाता है। जब वो वायर लगा रहा था तो हमें देखने को मिला एक अजीब बड़ी सी क्रिएचर ने उसके साथी के ऊपर हमला करके वो उसे वहां से ले गया। और एंडेडी ने जब बीच देखा तो उसका साथी कहीं भी नहीं था। वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है। वो तो चला गया था।
लेकिन अब एंडरी को तो अर्थ पर मैसेज भेजना था। वो डवेन के बताए हुए तरीके से उसकी मशीन हल करता है और अर्थ पर मैसेज भेज देता है। यहाँ से उसने टन की गन भी ले ली थी क्योंकि आगे चलने पर ये इसके बहुत काम आने वाली थी। आगे बढ़कर यहाँ रहने के लिए एंडरी अब कोई ठिकाना ढूंढ रहा था, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई ठिकाना नजर नहीं आता। उसका एआई उसे बताता है कि उसके सूट में अब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं रही। यह सुनकर उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी उसके रेडियो पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। यह नाओमी की आवाज थी, उसकी सीनियर एस्ट्रोनॉट जो भी सरवाइव कर गई थी। इस टाइम नाओमी उससे कांटेक्ट करके और उसे बताती है कि मेरी डंग मेरे पॉट में फंस गई है, प्लीज आकर मुझे बचाने में मेरी मदद करो। लेकिन एंटी का एआई स्कैन करके बताता है कि नवमी का पॉट उससे इतना दूर है कि 2 दिन उसे चलकर जाने में लग जाएंगे और इतनी ऑक्सीजन उसके पास नहीं है। तब नाम उससे कहती है, तुम मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मेरे पास ऑक्सीजन काफी है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। अपने एआई की बातों को इग्नोर करते हुए वो नामी की जान बचाने के लिए निकल चुका था। दिन से रात हो गई, चलते चलते वो थक भी गया और तभी उसे पीछे से खौफनाक किसी के गुर्राने की आवाज आई। पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो उसे तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने एआई को भी स्कैन करने को कहा, लेकिन एआई भी अंधेरे में ज्यादा कुछ नहीं स्कैन कर पाया और एआई ने वजह बताई कि कंपनी ने जूनियर्स को पुराने मॉडल का एआई दिया था जो अंधेरे में ज्यादा स्कैनिंग नहीं कर सकते और यह सब उन्होंने पैसा बचाने के लिए किया था। यह सुनकर एंडरी को और शौक लगता है। एंडरी को लग रहा था कि यह कहीं कोई क्रिएचर है, लेकिन एंडरी ने इसे अपना वहम समझा क्योंकि कोई क्रिएचर अभी तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। डी आगे बढ़ने पर उसे जमीन पे अजीबोगरीब होल दिखाई दिए जो किसी के पाँव के निशान लग रहे थे। इनका पीछा करते हुए वो आगे पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ा होल दिखाई दिया और वो समझ गया कि यहाँ पर मकड़ी की तरह की कोई केच रहती है और यह बात वो नाओमी को भी इन्फॉर्म कर देता है। डरकर वो यहाँ से भागने वाला था कि तभी उसके एआई ने स्कैन करके बताया कि उसके बहुत से मेंबर्स यही आसपास उसके इर्द गिर्द हैं। वो देखता है कि उसके वो मेंबर्स चलते हुए उसके करीब भी आ रहे थे और जब वो रेडियो के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने भी उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो समझ गया कि जरूर उसके सभी साथियों को इन स्पाइडर जैसे एलियंस ने हमला कर कर खा लिया होगा और उनके पेट के अंदर से ही ये सारे सिग्नल आ रहे हैं। अभी वो यही सब सोच रहा था कि उसे दोबारा से वही खौफनाक आवाजें अपने आसपास से सुनाई देने लगी, जैसे कोई क्रिच एलियन उसकी तरफ बढ़ रही हो। वो अपने हेलमेट की लाइट भी बंद कर देता है और वहीं छुप जाता है, लेकिन क्रिएचर शायद अभी भी उसे देख पा रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी जिससे बचने के लिए एंडरी हाथ पकड़ी हुई फ्लेयर गन से उसके ऊपर हमला कर देता है। जहां रोशनी होने पर सारी क्रिएचर्स उसे देख लेती हैं और सभी उसके पीछे पड़ जाती हैं और ऐसे उसे ये बात पता चल जाती है कि एलियंस रोशनी में उन्हें ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। खैर, जितने भी एलियंस उसके पीछे पड़े थे उनसे बचने के लिए यह भागने लगा और भागते भागते एक बड़ी सी पहाड़ी से नीचे गिर गया। हैरानकुन तौर पर इतने बड़े हादसे के बाद भी एंडरी बच गया था। ऊपर से वो क्रिएचर उसके ऊपर गुलरा रहा था क्योंकि वो क्रिएचर नीचे नहीं आ सकता था और उसके पेट में हम चार एंडी जैसे और लोगों के भी सिग्नल देख पा रहे थे। यहाँ गिरने के बाद एंडरी का सूट फट चुका था, उसके सूट से ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी, इसीलिए वो अपने एक्सप्रे से अपने सूट को सील करता है और तभी उसे रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है। ये डडविन था जिसे हमने पहले भी देखा था। ट्विन उसे कहता है, मेरी मदद करो, मैं इस क्रिएचर से लड़ रहा हूँ। एनडीपी ये जानकर हैरान हुआ था कि ड्वेन अधक जिंदा है, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पहाड़ी पर चढ़कर दोबारा उस क्रिएचर के पास जाए और डन की मदद करे। तब नाओमी उसे देती है और कहती है, मैं चाहती हूँ तुम थक तो गए होगे, लेकिन तुम्हें ट्विन की मदद करनी चाहिए ताकि हमारे सर्वाइवल के चांसेस और बढ़ जाएं। यह सोचकर और नॉमी की बात मानते हुए वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लग जाता है। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि ट्विन बड़ी बहादुरी से एक टाइम में दो क्रिएचर से लड़ रहा और फ्लेयर गन से उनके ऊपर हमला कर रहा था। उसने जैसे ही एंटी को देखा तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और पीछे से आने वाली एक क्रिएचर ने उसे पकड़कर मार डाला। यहाँ पर क्रिकेटर्स भी एंडरी को देख चुके थे। वो लोग अब एंडरी की तरफ उसे मारने के लिए पड़ते हैं और एंडरी को बचाने के लिए यहाँ नाओमी अपने एआई के जरिए बाकी सारे पॉट्स का एआई सिस्टम ऑन कर देती है, जिनसे उन सभी पॉट्स की लाइट ऑन हो जाते हैं और यह सारी की सारी क्रिएचर उन पॉट्स की तरफ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और ऐसे एंडरी को भागने का मौका मिल जाता है। भागते हुए एंडरी एक अजीब सी जगह पर आ गया था। ये जगह पहाड़ों के दरमियान बनी बेनतहा खूबसूरत थी। यहाँ पर पर्पल गनर के जुगनू
थे कुछ देर के लिए तो एंटी इनकी खूबसूरती में खो गया। अचानक एक जुगनू आकर उसके हेलमेट पर बैठ गया। हेलमेट पर बैठते ही उस जुगनू का रंग लाल हो गया और ऐसे ही बहुत सारे जुगनू अब उसके सूट पर भी आकर बैठ गए। सूट पर बैठते ही इन सारे जुगन ने उसके सूट को डैमेज करना शुरू कर दिया था, जिससे वो जान गया कि ये जुगनू भी खतरनाक है। इसीलिए फौरन इन जुगन को अपने सूट से हटाते हुए वो यहाँ से भाग निकला। भागते हुए अब उसका पाँव एक अजीब से गड्ढे में आ फंसा था। उसने देखा कि ये कोई गड्ढा नहीं था बल्कि एक मनस्टर ही था, एक बड़े से मुंह वाला मनस्टर जो उसे पकड़कर निकलने लगा। एंडरी को बहुत बुरा लग रहा था। उसके पेट के अंदर उसकी पेट की चीजें देखकर एंटी को उल्टी भी आने वाली थी और घुटन भी हो रही थी। उसे उसे हार्ट अटैक आने लगा। उसकी एक कंडीशन देखकर उसका एआई उसको फौरन ही करंट देता है, जिससे उसकी अपनी हालत भी बेहतर हो जाती है और उसके साथ साथ ये शौक इस एलियन क्रिएचर को भी लग जाता है, जिससे ये एलियन क्रिएचर एंटिटी को अपने मुंह से बाहर उलट और फाइनली एंटिटी इससे बच जाता है। एंटिटी को मुंह से बाहर निकलने के बाद ही क्रिएचर दोबारा उसके पीछे पड़ गया, जिससे बचने के लिए एंडरी आगे की तरफ भागा। जो एक टनल बनी हुई थी उसे छुपने के लिए ठीक जगह लगी, लेकिन यहाँ आना भी उसका गलत साबित हुआ क्योंकि यह उन्हीं जुगनों की एक टनल थी जिनसे वो बचकर भाग रहा था और इन जुगन ने दोबारा उसके सूट के ऊपर हमला कर दिया। सूट के फटने की वजह से उसकी सूट की ऑक्सीजन भी लीक हो गई थी। ऑक्सीजन तेजी से डाउन हो रही थी। ये देखते हुए एंडरी नाओमी से कहता है, शायद अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। मेरे पास जितनी ऑक्सीजन है मैं शिप तक ही वापस जा सकता हूँ और वहाँ जाकर मुझे उम्मीद है कि कोई एक हाथ पॉट तो मिल ही जाएगा जहां से मैं ऑक्सीजन रिफिल कर पाऊं और अपनी जान बचा पाऊं। ये सुनकर नाओमी कहती है, ठीक है तुम शिप तक ही चले जाओ, मैं अपना कोई जुगाड़ कर लूंगी। लेकिन एंडरी जानता था कि वो अकेली नहीं बच पाएगी, इसीलिए वो अपनी जान खतरे में डालकर नाओमी को ही बचाने का सोचता है और तेजी से भागता है नाओमी की तरफ ताकि जल्द से जल्द वो नाओमी के पास पहुंच जाए। नाओमी के बहुत करीब पहुंचते ही उसकी ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए नाओमी तक पहुंच ही गया और नाओमी के पॉट पे आने के बाद वो बिल्कुल बेहोश होते हुए नीचे गिर। नौमी फौरन अपने पाउट का दवासा खोलकर एंडरी को अंदर ले लेती है और ऑक्सीजन मिलने पर एंडरी को होश आ जाता है। यहाँ एंडरी देखता है कि नवमी का पाव फंसा हुआ था, इसीलिए वो निकल नहीं पा रही थी। वो एंडरी के पाव को जब निकालने की कोशिश करता है तो हिंडी को बहुत दर्द हुआ। यहाँ पे कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिससे ये लोग उसके पाव को छुड़ा सकते। तब नाओमी की इमरजेंसी केस को खोलकर दो चार चीजों को मिलाते हुए एंटी एक लीवर बनाता है और उसकी मदद से वो नाओमी की टांग को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इतना बुरा फंसने की वजह से उसकी टांग हल्की सी फ्रैक्चर हो गई थी, लेकिन ये तो शुक्र था कि उसकी जान बच गई। ये लोग अब अपने रिपेयरिंग स्प्रे और फ्लेयर गन को लेकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। जहाँ बाहर निकलते ही बहुत सारी क्रिएचर्स ने उन्हें आसपास से घेर लिया था। उनसे बचने के लिए इन दोनों को यहाँ से भागना था, लेकिन नाव में की तो पाव में दर्द था। तब उसका एआई उसे एक हाई डोज मेडिसिन इंजेक्ट करता है, जिससे उसे दर्द का एहसास ना हो और ये लोग भागते रहते हैं। इन्होंने अक्लमंदी ये दिखाई कि अपनी डायरेक्शन को शिप की तरफ रखा और आखिर ये लोग शिप के उस हिस्से तक पहुंच गए जो थोड़ा सा ठीक हालत में था। यहाँ पर नौमी इसी तरह शिप के कंपार्टमेंट को खोलने की कोशिश करती है और थोड़ी ही देर में वो कामयाब भी हो जाती है। अब ये शिप के अंदर गए थे कि बहुत सारे क्रिएचर इनके पीछे आ गए और नौमी ने फौरन शिप का दरवाजा बंद कर दिया। से उसके रिचय का आधा जिस्म कट के रह गया। यह देखकर एंडरी को उल्टी आने वाली थी, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल पाया और आगे की तरफ बढ़ा। इन लोगों ने काफी देर बाद सुकून का सांस लिया था, इससे पहले कि यहाँ पर कुछ बातें कर पाते। इन्हें देखने को मिलता है कि इनकी स्पेसशिप के अंदर पहले से ही एक दो गरियां चर आकर बैठ गई थी, जो अब इनके पीछे पड़ जाती हैं। इनसे बचने के लिए यह लोग जल्दी से एक और कबन में जाकर वहां का दरवाजा बंद कर लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आकर तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये एक गैस चेम्बर था। बेबसी में एंडरी दरवाजे को मारने लगा, लेकिन कि दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। यहाँ फंसने के बाद इनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे से बातें करें। नाओमी उससे कहती है, तुम इतने नाम उम्मीद क्यों हो, हर वक्त मरने की बातें क्यों
करते हो, जिस पर एंटी कहता है मरना ही बेहतर है। नाओमी उससे कहती है मैं जानती हूँ इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी, क्या तुम्हारी फैमिली? ये सुनकर वो उसे अपनी फैमिली की वीडियो दिखाता है। एक हैप्पी फैमिली थी, उसकी वाइफ और बेटा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो दोनों मारे गए और एंडडी बच गया। एंडडी उसे कहता है वो सब मेरी ही गलती थी, मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं। ये सुनकर नौमी कहती है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये लोग अब एक दूसरे को यहाँ पर गले लगाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। लेकिन तभी नाओमी नोटिस करती है कि एंटी के सूट पर वो जुगनू थे जो पहले भी उसके सूट पर हमला कर रहे थे। वो इन जुगनू को उठाती है और अपने दरवाजे पर फेंकते हैं, जिससे ये जुगनू दरवाजे के साथ साथ दरवाजे के पीछे खड़े एलियन के ऊपर भी हमला कर देते हैं। जो एलियन बार बार इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अब दरवाजा खुल चुका था। इन्हें यहाँ से बचने के लिए कहीं और भागना था। ये लोग जब बाहर की तरफ भागे तो एक और क्रिएचर इनके पीछे पड़ गई। इससे ये लोग कैसे जान छुड़वाते? तब नाओमी को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि हम लोग इसे स्केटबोर्ड के नीचे ले जाकर मार देंगे, लेकिन इमरजेंसी स्केटबोर्ड के छूटने में भी 15 मिनट लग जाते थे। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और एंडी डिसाइड करता है पहले स्केटबोर्ड तक पहुंचने का। स्केटबोर्ड स्पेसशिप के निचले हिस्से में था और वहां तक जाने के लिए नहीं काफी टाइम लग जाता, लेकिन जब ये देखते हैं कि वो क्रिएचर इनके पीछे है तो ये दोनों बिना डरे जंप कर देते हैं और वो क्रिएचर भी अपने बड़े बड़े पाव स्पेसशिप में फंसाते हुए इनके पीछे आ जाती है। एंड स्केप पॉट में बैठकर उसे ऑन करने की कोशिश करता है, जबकि नाव में अपने आप को एक ट्रैप के अट्रैक्शन की तरह बनाकर क्रिएचर को अपने पीछे लगाते हुए उस स्केप पोर्ट तक लेकर आती है जिसमें एंडडी उसे रिलीज करने के लिए बैठा था। क्रिएचर के ठीक स्केप बोर्ड के नीचे आते ही एंडडी के स्केप बोर्ड भी रिलीज हो जाता है और फाइनली इनकी जान उस क्रिएचर से बच जाती है। स्केप बोर्ड के नीचे गिरने की वजह से ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। हमें पता चला था कि इस स्केपबोर्ड में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो रिलीज कर पाए। उसको एनर्जी देने के लिए एंटी ने अपने सूट की सारी एनर्जी यूज कर ली, जिसके नतीजे में अब वो मारा गया था। उसने ये सैक्रिफाइस नौमी को बचाने के लिए दिया था। नौमी ये बात समझ गई थी। उसे मरा हुआ देखकर यहाँ फूट फूट के रोने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड एंडी ने आंखें खोल दी और यहाँ रिवील हुआ कि एंडी मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसे जिंदा देखकर नाओमी की जान में जान आती है। ये लोग इस टाइम इतने इमोशनल थे कि एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। अचानक इनके मुंह पे रोशनी टकराई और उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। ये लोग अपने स्पेसशिप की विंडो की तरफ आते हैं और इस अजीबोगरीब खतरनाक प्लेनेट की खूबसूरती को देखने लगते हैं। जो भी था ये तो उन दोनों ने माना था कि ये प्लेनेट था बहुत खूबसूरत और अब अगले 3 साल तक इन्हें इसी प्लेनेट पर रहना था, क्योंकि 3 साल बाद ही कोई शिप इन्हें यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आती। 3 साल तक ये लोग एक दूसरे का साथ देने वाले थे और इंतजार करने वाली थी। यहाँ नाओमी एंडडी का हाथ पकड़ लेती है और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।